मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग शिक्षक, योगाचार्य, योग चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर और देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर, प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश, संरक्षक सदस्य अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली, शुभचिंतक INPA इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर। ये मैं इन 3 संस्थाओं का नाम क्यों लेता हूँ कभी कभी, ये हमारे देश की बहुत ही सीनियर, प्राचीन और संगठित संस्थाएं हैं। फिर से बोल रहे, फिर से बोल रहे हैं। ये संस्थाएं के पदाधिकारी लोग जिस दिन पूरे मन से चाह लेंगे और आपसी मनभेद हटा करके एक हो जाएंगे, उस दिन गांधी जी का सपना पूरा हो जाएगा। आर्य समाज की मांग शुरू से है, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो। मैं आशा करता हूँ कि तीनों संस्थाएं अपना मतभेद बनाए रखें, मनभेद तोड़ करके नेचुरोपैथी का भला करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक चिकित्सा के 10 अटल सिद्धांत हैं। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर के विश्राम करता है, ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा के 10 अटल सिद्धांत हैं। 5 मैंने और जोड़े हैं। उनमें एक सिद्धांत है कि तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। ज्वर, जुखाम, दस्त ये वास्तव में विकार निकलने की प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे कोई भीड़ जो है किसी व्यवस्था को तोड़ने जा रही हो, आग लगाने जा रही हो, उस समय पुलिस वाले आंसू गैस छोड़ते हैं, फिर पानी छोड़ते हैं, फिर रबड़ की गोलियां चलाते हैं, फिर असली गोली चलाते हैं, वो भी पैरों की तरफ। तो ये जो गोली चलना है, पानी चलना है, रबड़ की गोलियां चलना है, धुआं फेंकना है, ये वास्तव में दुश्मनी नहीं है। ये भीड़ को अनैतिक, अकानूनी कानूनी काम को तोड़ने के लिए सेव की जाती है। मैंने 2 बातें और समझी हैं। अगर हम नवीन कब्ज को प्राकृतिक तरीकों से, प्राकृतिक भोजन से, बस्ती क्रिया से, गणेश क्रिया से, एनीमा से, संघ प्रक्षालन से अगर हम तोड़ें तो कभी जीर्ण कब्ज नहीं होगा। ऐसे ही एक 5वीं बीमारी है जिसके बारे में प्रायः प्राकृतिक चिकित्सा साहित्य में डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ
खाज खुजली की समनात्मक दवा करेंगे तो ये बार बार आएगी। जब दमनात्मक दवा कर देंगे तो ये और भयंकर रूप ले लेगी या किसी अन्य रूप में आ जाएगी। तो आइए आज हम बात करेंगे खाज खुजली में क्या करें कि यह दबने न पाए और बिना दवा के कैसे ठीक हों। पहली बात समझ लें कि खाज खुजली में शायद ही कोई प्राकृतिक चिकित्सा में पहले आता हो, शायद ही कोई पहले आयुर्वेद में आता हो। आज अरबों रुपया खर्च करके इनडायरेक्टली डायरेक्टली इतना प्रचार हो गया है अंग्रेजी दवाइयों का कि आदमी वहीं भागता है। जैसे अंधेरे में कोई दीपक जला दीजिए तो कीड़े मकोड़े उसी में आकर के भागते हैं रोशनी की तरफ। अंतिम परिणाम क्या होता है सब जानते हैं। तो जब भी किसी को खाज खुजली होती है, सबको जल्दी है, किसी के पास समय नहीं है, सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। उनका अपना सिस्टम है, उनकी अपनी एजुकेशन है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। वो सीधे आपको एंटीबायोटिक दवाएं दे देते हैं खाने की और एंटीबायोटिक मलहम दे देते हैं और आप कभी 1 दिन में, कभी 3 दिन में, कभी 1 महीने में उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है आपको। अंग्रेजी दवा से, एंटीबायोटिक दवाओं से, एंटीबायोटिक मलहमों से रोग ठीक नहीं होता है, दब जाता है, शांत हो जाता है और उसके बाद सोराइसिस, त्वचा सोराइसिस, कुष्ठ, सफ़ेद दाग, भयंकर एजिमा अथवा दमा, ये हमको बदले में मिल जाते हैं। किंतु मैंने इन रोगों पर भी प्रयोग किया है। जो लोग दवा से हार करके मेरे पास आए, मेरे कहने के अनुसार से 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन रहे और मेरी बात को फॉलो किया, वह रोग मुक्त हो गए। तो आइए प्राकृतिक चिकित्सा, अपक्वाहार, नो फायर्ड फूड, मैग्नेट थेरेपी, हर्बल थेरेपी, सब कॉन्शियस फियर आउटिंग थेरेपी आदि की सहायता से उनकी खाज खुजली भी ठीक हुई और उसके कारण जो कुष्ठ, एक्जिमा, सोराइसिस आदि कष्ट हुए वो भी जड़ से ठीक हो गए। पहले हम लोग ये देखेंगे खाज खुजली है क्या चीज़, इसके लिए क्या सावधानियां बरतें। क्योंकि खाज खुजली प्रायः आहार विहार की गड़बड़ी से प्रथम दृष्टा में नहीं होती। तो सर्वप्रथम खाज खुजली न हो इसके लिए कुछ समझें। इस स्नान के समय ठीक से स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान भी एक ट्रीटमेंट है। उनसे पूछ करके अक्सर
हम लोग स्नान में समय कम देते हैं या गलत तरीके से नहाते हैं। इसलिए स्नान भी एक प्रिवेंटिव प्रोसेस है। बॉडी में सबसे बड़ा अंग अगर कोई है वो है त्वचा, स्किन। बॉडी में सबसे बड़ा कोई अगर मैनेजमेंट है तो वह है त्वचा। नाक में 2 छेद हैं, गुदा में 1 छेद है, पेशाब की नली में 1 छेद है, मुंह में 1 छेद है, लेकिन त्वचा में लाखों छेद है। लाखों में अगर लाखों बंद हो गए गर्द स्नान से तो आपको बहुत नुकसान होगा। दूसरी बात, स्नान करते समय आजकल साबुन लगाने की बहुत परंपरा है। मैं साबुन का विरोध नहीं करता हूँ, मैं भी एक साबुन की बट्टी निकालता हूँ, 6 महीने से कम नहीं चलती वो। कभी कभी 15 दिन 20 दिन में 1 महीने में मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि साबुन से हमारी त्वचा प्राकृतिक नहीं रहती है। मैं नहाने के पहले खूब बदन को रगड़ता हूँ भीगी हुई तौलिया से। लोग पहले तरोई को सुखा करके उससे बदन रगड़ते थे, आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रश भी आ गए हैं मुलायम। नहाने के पहले जाड़े में गुनगुने पानी से, गर्मी में सामान्य पानी से तौलिया को भिगो करके उसमें निचोड़ के हल्का सा खूब बदन को रगड़ के नहाना चाहिए। अगर हम नहाने के पहले जितना समय साबुन में लगाते हैं, अगर हम त्वचा में उसमें एक घर्षण स्नान लगा दें, इसका नाम है जल घर्षण स्नान, समय उतना ही लगना है पर हमारी त्वचा में खाज खुजली के चांसेस कम हो जाएंगे। तो साबुन का यथासंभव प्रयोग न करके मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करिए, काली मिट्टी का प्रयोग करिए, तालाब की मिट्टी के बने साबुन का प्रयोग करिए। लंबे समय तक भीगे वस्त्र न पहने रहिए। नहाने के पूर्व जैसा कि मैंने बताया कि तौलिया भिगो करके जाड़े में गुनगुने पानी से, गर्मी में ताज़े पानी से खूब रगड़ के नहाइए। दूसरे व्यक्तियों के बिस्तर, तकिया, रुमालों का प्रयोग न करिए। जब हम ट्रेन में एसी की यात्रा करते हैं तो अक्सर वहाँ कंबल मिलता है, कंबल के साथ एक चादर मिलती है। वो चादर मिलती इसलिए है कि कंबल के नीचे, यानी पहले आप चादर ओढ़िए फिर कंबल ओढ़िए। कंबल रोज धुला हुआ नहीं किया जाएगा। पता नहीं इसके पहले कौन सा यात्री खाज खुजली का है, कुष्ठ का है, क्या पता। इसलिए चादर दी जाती है कि पहले हम चादर से बदन को ढक लें, उसमें यथासंभव सेफ रहते हैं। दूसरे व्यक्ति का ध्यान, दिन में 3-4 बार ठीक से हाथों को धोइए। मैं भी पहले सोचा करता था कि जब देखो टीवी में विज्ञापन आता, हाथ धोना सीखिए, हाथ धोना सीखिए, हाथ से बड़ी बीमारियां आती हैं। जब मैंने गंभीरता से एक दिन प्रयोग करके देखा तब समझ में आया कि हम लोग हाथ धोते ही नहीं हैं। पहले आया करता था कि हाथ को 3 बार धोइए, ठीक से धोइए। विज्ञापन टीवी में देखते देखते मैंने इच्छा प्रकट की, चलो आज प्रयोग किया जाए। वाकई में जब मैंने पहली बार हाथ धोया और जब मैंने पानी से उसको धोया साबुन से लगाने के बाद, तो बड़ा काला काला निकला। दोबारा में बहुत कम काला निकला, तिबारा में बिल्कुल काला नहीं निकला। इसका मतलब निकला कि हाथ धो करके भोजन करना बहुत आवश्यक है। तो
दिन में 3-4 बार ठीक से हाथों को धोइए। आज तो नया संदेश आ रहा है कोरोना के संक्रमण की वजह से कि कम से कम 22 सेकंड लगाइए। अब 22 सेकंड अगर आप देख के लगावें तो ऊब जाएंगे आप। तब मैंने निकाला फार्मूला, हाथ धोने का फार्मूला जो आपके खाज खुजली ना होने में सहायता करेगा। एक शब्द याद रखिए, सुमन का। शब्द रट लीजिए, सुमन का। सुमन में एक शब्द सा माने सीधा, उ माने उल्टा, मा माने मुट्ठी, का माने कलाई। ध्यान दीजिए। और ना माने नाखून। सुमन का, सुमन का। सामान्य सीधा, साबुन लगा लीजिए या मुल्तानी मिट्टी लगा लीजिए या नीम के पत्ती का पानी तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रिजिड ना होइए, साबुन मान लीजिए। साबुन लगाइए, सामान्य सीधा, उ माने उल्टा, और मा माने मुट्ठी, ना माने नाखून, अक्का माने कलाई। सुमन का फार्मूला याद रखिए। और 22 सेकंड कम नहीं होते। तो एक फार्मूला मेरे हाथ में लगा, अपने इष्ट का नाम लीजिए। राम राम 1, राम राम 2, राधे राधे 1, राधे राधे 2, गॉड गॉड 1, गॉड गॉड 2, वाहेगुरु 1, वाहेगुरु 2। मतलब अपने इष्ट का नाम भी ले लीजिए, गिनती करिए। 22 सेकंड, मन भी लग जाएगा, हाथ भी ठीक साफ हो जाएगा। मैंने जब करके देखा तब मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा फार्मूला है। अगला है, हम जो कपड़े पहनते हैं प्रयास करिए कि गर्म पानी से धो करके धूप में सुखाएं, या कपड़ा धोने के बाद व्यवस्था अच्छी हो तो कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए। धूप में कपड़े सुखाने से वायरस कहीं कोई धोखे से आ भी गया होगा तो मर जाएगा, क्योंकि धूप में वायरस नहीं रहता है। और नाखून बढ़ने के पहले ही काट लीजिए। आज सोमवार है, नाखून नहीं काटेंगे, आज मंगल है, बाल नहीं कटाएंगे, ये सब पुरानी परंपराएं हैं। और एक बात और ध्यान रखें, प्रातः, बंद कर दो, लाल वाला बोल रहा है, प्रातः जगने के पश्चात सबसे पहले अपने हाथों को धोवें। मुझे याद है कि बचपन में कराग्रे बस्ते लक्ष्मी वाला मंत्र हम लोग सुबह उठ के ऐसे सब देखते थे, चूमते थे। ये व्यवस्था भले ही सनातन की हो, भले ही धार्मिक हो, भले ही राष्ट्र प्रेम की हो, लेकिन हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। सवेरे उठिए, सबसे पहले पृथ्वी माँ के पैर छू लीजिए, चाहें तो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ठीक से हाथ धोइए। सुमन का फार्मूले से, 22 सेकंड के फार्मूले से, उसके बाद आप कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर्मोदे जो भी पढ़ना हो पढ़िए, खूब फिर चाटिए, चूमिए, पर हाथों को धोने के पहले नहीं करेंगे। एक बात और ध्यान रखें कि जहाँ मीठा तहाँ चीटा।
अगर चींटे को बुलाना हो तो आप मीठा रख दीजिए या कोई कीड़ा मार के डाल दीजिए। उस कीड़े को ख़त्म करने के लिए, खाने के लिए या कुदरत की हाइजीनिक बैलेंसी के लिए वो चींटियाँ जब तक उसको चढ़ नहीं कर जाएंगी तब तक वहीं बनी रहेंगी। आप गुड़ डाल दीजिए, मीठा डाल दीजिए, चींटियाँ आएंगी, चींटा आएंगे। जब तक मीठा व चींटा ख़त्म नहीं हो जाएगा मीठा, तब तक चींटा भागेंगे नहीं। गुड़ और चीनी, गुड़ तो फिर भी अगर अच्छा है, अगर मिल जाए आपको ऑर्गेनिक। चीनी और खोए की बनी मिठाइयाँ अगर आपको खाज खुजली है तो आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। सफ़ेद चीनी तो प्रयास करिए, अगर घर में आपका बस हो तो घर में आने मत दीजिए। सफ़ेद चीनी इतना स्लो पॉइजन है। हमारी नेचुरोपैथी में सफ़ेद चीनी, चोकर रहित सफ़ेद आटा, ये आपका रिफाइंड घी सफ़ेद, अधिक पॉलिश किया हुआ सफ़ेद चावल और ये नमक पिसा हुआ, ये 5 स्वास्थ्य के दुश्मन माने गए हैं। इनका प्रयोग न करिए तो बेस्ट है, श्रेष्ठ है। कम से कम करिए, बेटर है। कभी कभी करिए, गुड है। ना करिए, बाकी आपकी मर्जी। शरीर आपका है, आपके माता पिता का पैसा खर्च हुआ है इसमें, चाहे संभाल के रखें चाहे इसका सत्यानाश करिए। तो कोशिश करिए कि 5 चीज़ें, सफ़ेद चीनी ख़ास तौर से, क्योंकि सफ़ेद चीनी बिना कैल्शियम के नहीं पचती है। बच्चे बचपन में 100 बार गिरते हैं, कभी हाथ पैर नहीं टूटते हैं, पर बड़ी उम्र के लोग एक बार गिर गए अगर फर्श बाथरूम में या कहीं, 6 महीना 8 महीने पड़े रहते हैं। क्योंकि चीनी खाते खाते, नमक खाते खाते, सफ़ेद घी खाते खाते, चोकर रहित आटा खाते खाते, अधिक पॉलिश किया हुआ चावल खाते खाते हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। ये मैंने एक प्रिवेंशन बताया। अभी मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ोन आया, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति का। तो बोले मुझे अमुक कष्ट बहुत है। लोग कहते हैं क्या चिंता से, तनाव से कष्ट बढ़ जाता है। मैंने कहा आपकी बॉडी में कष्ट कोई भी हो, कॉन्स्टिपेशन एंड टेंशन, ये हर बीमारी के बढ़ाने में सहायता करते हैं। कल मैंने बताया था कॉन्स्टिपेशन का भोजन द्वारा कैसे इलाज करें, क्रियाओं द्वारा उसे कैसे इलाज करें, आदि हर्बल थेरेपी से कैसे इलाज करें, ये कल मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कब्ज, गैस, एसिडिटी, ये खाज खुजली के बढ़ाने में भी सहयोग करती हैं। तो प्रयास करिए किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। हमें खाज खुजली हो, चाहे कोई डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे मोटापा हो, चाहे अस्थमा हो, हमें कब्ज, गैस, एसिडिटी का प्राकृतिक इलाज जानना चाहिए और सीखना चाहिए, करना चाहिए। ये कल हम आपको बता चुके हैं, कल के उसमें वीडियो में पढ़ लीजिएगा। अगर खाज खुजली हो गई है तो क्या करें? देखिए, परमात्मा बहुत दयालु है, कृपालु है। उसने पृथ्वी माँ की गोद में
हर बीमारी की जड़ी बूटी भी पैदा कर रखा है। खाज खुजली का कोई दुश्मन है बनौषधि, वह है नीम की जड़, नीम की छाल, नीम की पत्तियां, नीम का डंठल, नीम का फल, नीम का फूल और नीम का बीज, नीम का तेल। एक मेरे पास पुस्तक है नीम हकीम खतरे जान, उसमें लिखा है कि नीम हकीम है। अगर नीम रूपी हकीम से दोस्ती नहीं करोगे, उसकी बातें नहीं मानोगे तो जान खतरे में है। लोग गलत व्याख्या करते हैं कि नीम हकीम न बनो। नीम पर मेरे पास एक पुस्तक है, उसमें 1000 प्रयोग लिखे हैं। अगर मैं पुस्तक आपको ऑनलाइन भेजूंगा, कल कब्ज वाली पुस्तक पहुंच गई है, ये पुस्तक भी मैं आपको ऑनलाइन भेजूंगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि जब तक मेरा शरीर इसमें है तब तक अपनी नेचुरोपैथी को जन जन में पहुंचाने का उद्यम करता रहूँगा। उसमें नीम के 1000 प्रयोग हैं। तो नीम हकीम खतरे जान का अर्थ बदल डालो। नीम हकीम, नीम किसी हकीम से कम नहीं है। अगर नीम रूपी हकीम से दोस्ती नहीं करोगे, उसकी बातें नहीं मानोगे तो खतरे जान, तब आपकी जान खतरे में है। तो मैंने नीम पर बहुत प्रयोग किए, क्योंकि खाज खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, कुष्ठ, ये सब संक्रमण रोग, इन्फेक्शन के आधार से आए हुए हैं। इसीलिए जब कोई आपको ये रोग होते हैं तो अंग्रेजी दवाइयाँ चमत्कारी ढंग से ठीक कर देती हैं, क्योंकि उनका बेस होता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक टेबलेट, एंटीबायोटिक मलहम। लेकिन जो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं वो वही जानता है जो इसका भुगत रहा है। तो आइए हम अपना पेट तो ठीक रखेंगे ही, भोजन सुधार से पेट ठीक रखें, बस्ती क्रिया से पेट ठीक रखें, कुंजर क्रिया से एसिड ठीक रखें, नेति क्रिया से कफ ठीक रखें, और साथ में हर्बल थेरेपी का प्रयोग कर लीजिए। नीम की पत्तियों को पीसकर, नीम की पत्तियों को पीसकर सिलबट्टा से पीसिए, सिलबट्टा ना हो तो ये ग्राइंडर से पीसिए, चाहे मिक्सी से पीसिए। मेरा काम नहीं है, एक मिक्सी और खरीद लो। जब 2-4 प्लाट खरीद सकते हो, 2-4 फैक्ट्रियाँ खड़ी कर सकते हो, 2-4 बैंकों से शिष्टाचार के माध्यम से पैसे का घपला कर सकते हो, तो एक मिक्सी और खरीद लो। नीम की पत्ती की पीसने के लिए खरीद लो, नीम की पत्तियों को पीस डालो और कपड़े से चाहे छन्नी से उसका जूस निकाल लो। इसी से, जिस ग्राइंडर से नीम की पत्ती का जूस निकालेंगे वो दोबारा किसी और काम में नहीं आती। सिलबट्टा घर में रहा नहीं तो नीम की पत्तियों को पीस कर उसको अर्क निकाल लें। छन्नी इसकी अलग होनी चाहिए, और दिन में कई बार रुई के माध्यम से सारे बदन पे चुपड़िए, चाहे रुई के माध्यम से लगाइए जहाँ खाज ज़्यादा हो, खुजली ज़्यादा हो। आधा घंटे 15 मिनट नहा डालिए। हमारे पास एक रोगी आया था, बहुत खुजली से परेशान था। उसके खून में चला गया था कीटाणु, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस चले गए थे। तो हमने तो उसको नीम की पत्ती का कल्प कराया है।
तो नीम की पत्ती के चुपड़ने से अगर खाज खुजली ब्लड में नहीं पहुंची है तो ठीक हो जाती है। नीम की पत्ती के स्थान पर नीम का तेल, नीम के तेल के बारे में तो आप मैं क्या प्रशंसा करूं। प्रेम सनातन एक चैनल है हमारे बहुत प्रिय श्री सतीश शर्मा जी का, बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति है, आध्यात्म में बहुत गजब के लिखते हैं। आप प्रेम सनातन चैनल यूट्यूब में जाइए, देखिए, बहुत गजब के लिखते हैं। उनमें मैंने एक इंटरव्यू निकाला था, मैंने उसमें लिखा था कि नीम की पत्ती का तेल का बहुत प्रयोग है। आप कहीं भी खाज खुजली हो, नीम का तेल लगा दीजिए, दिन में 3-4 बार, बस सुखा लीजिए, 8-10 दिन में ठीक हो जाएगा, अगर उसका प्रभाव ब्लड के अंदर नहीं गया तो। अभी कुछ दिन पहले मेरी लापरवाही की वजह से मेरे दांत काफ़ी 5-6 खराब हो चुके हैं, निकलवा भी दिया है मैंने। हमारे मित्र डॉक्टर ने कहा कि आनंद जी इसका रूट कैनाल करा लीजिए। हम लगभग तैयार भी हो गए, लेकिन मैंने देखा रूट कैनाल वालों के बड़े साइड इफ़ेक्ट देखे, तो मैं आंख बंद करके बैठ गया, समाधि में चला गया। समाधि में अपने गुरुदेव से पूछा क्या करें, रूट कैनाल ना कराना पड़े, तकलीफ बहुत है। तो उनका नीम की पत्ती, नीम का तेल मुंह में भर लिया करो, दिन में 3-4 बार, 10 मिनट रोके रहा करो। और पिछले कोरोना के पहले इतना भयंकर दर्द था, आज मुझे 6 महीने से कोई दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं है। स्प्राउट खाने में भी तकलीफ होने लगी थी, तो नीम की पत्ती जहाँ भी खाज खुजली हो वहाँ लगाइए। नीम की पत्ती के स्थान पे तेल लगा सकते हैं, नीम की छाल भी घिस के लगा सकते हैं। एक नीम की पत्ती की छाल होती है, उसको घिस के लगा सकते हैं चंदन की तरह। सुबह शाम खाली पेट नीम की कोपल पत्तियां खाइए, 8-10। आजकल नीम की गोलियां भी आ गई हैं मार्केट में, टेबलेट आ गई हैं, 2-2 गोली दिन में 3-4 बार खाओ, आपका जो क्रम पहुंच गए हैं खून में वो गायब हो जाएंगे। हरी सब्जियां, चुकंदर, गाजर, शलजम, टमाटर, इनका रस उपयोग करिए। कड़वी गोली, मेरे गुरुदेव ने कड़वी गोली बनवाई थी। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, इन चारों जड़ियों को सम मात्रा में बाजार से ले आइए, इनको कूट पीस करके बना लीजिए। शहद का बेस लेकर के गोलियां बना लीजिए। अब बनने में कोई कष्ट हो तो हमारे यहाँ से ले जाइए, मंगा लीजिए, ले जाइए, मैं भेजता नहीं किसी को। बनाने की विधि बता दी है। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, चारों जड़ी बूटियाँ ले आइए सम मात्रा में, कूट पीस के बना लीजिए, कपड़ छान कर लीजिए, शहद के बेस में बना लीजिए। हाँ, जो शहर के हैं वो मुझसे ले जा सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका पेट साफ ना होता हो तो बस्ती क्रिया कर लीजिए, गणेश क्रिया कर लीजिए, एनीमा ले लीजिए। अगर आपका मल बहुत कड़ा हो तो नाभि के नीचे मिट्टी की पट्टी बांधिए, टब में बैठिए, भोजन में रोटी दाल चावल कम खाइए, हरी सब्जियां सलाद ज़्यादा लीजिए, भूख पे खाइए, भूखे उठ जाइए। कब्ज का एक कण भरपेट खाना भी है, आधे पेट खाइए। हम तो कहते चौथाई पेट खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे, देश का अनाज बचेगा। इसी प्रकार से एक मैंने और प्रयोग किया है। अगर आपको खाज खुजली बहुत सता रही हो तो स्टीम बाथ ले लीजिए,
कल मैंने भेजा स्टीम बाथ, पोर्टेबल स्टीम बाथ जो मैंने बनाया है, बहुत बढ़िया। स्टीम बाथ लीजिए 2-4 दिन, या मड बाथ लीजिए। ये देखिए मड बाथ, जरा लाइए उधर से घुमा करके। हाँ ये देखिए, ये 10-12-15 आदमी सारे बदन में मिट्टी लगाए हैं, आधा 1 घंटे ऐसे रहेंगे, नहा लेंगे। हमारे एक बहुत परम शुभचिंतक, पहले शिष्य थे, फिर मित्र हो गए, हमारे शुभचिंतक है डॉक्टर अंगद सिंह जी, विनयश्री शिक्षा निकेतन के पूर्व प्रधानाचार्य, डायरेक्टर। उन्होंने बताया कि जब से हम आपके संपर्क में आए सन 84-83 से, तब से हमने कभी साबुन का प्रयोग नहीं किया। मुझे तो ना कोई चर्म रोग है, ना कोई चर्म रोग से कोई परेशानी है। ये मिट्टी स्नान है, स्टीम बाथ लीजिए, या ये आपका क्या नाम है, मड बाथ ले लीजिए, या धूप स्नान ले लीजिए। एक धूप स्नान होता है, कहाँ गया भाई, देखो नीचे पत्ता बिछा लीजिए, इसके पीछे है, लाओ ये देखिए। प्राकृतिक चिकित्सा जैसे हठ योग की 7 क्रियाएं आपको स्वस्थ करने में सहायता करती हैं, ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में 7 क्रियाएं हैं। कट स्नान, मेहन स्नान, स्टीम बाथ, मड बाथ, सन बाथ, एनीमा युक्त उपवास, तेल की मालिश। ये देखिए, सुबह के टाइम पर जब सूरज लाल हो तब जमीन पर लेट जाइए, चटाई बिछा करके, सूती कपड़ा बिछा करके 10 मिनट धूप डायरेक्ट लीजिए, 10 मिनट दाएं से लीजिए, 10 मिनट बाएं से लीजिए, 10 मिनट पीठ पर लीजिए। ये आधा 1 घंटे का धूप स्नान आपकी जिंदगी में खाज खुजली से मुक्त कर देगा। वैसे भी जब घर में कोई सामान कीड़े मकोड़े लग जाते थे, हमें याद है अपनी माता जी की, तो धूप में रख दिया करती थी, सारे घुन मर जाते थे। शरीर भी एक गेहूं है, शरीर भी एक चना है। आप इसमें अगर घुन लग गया है, कीड़े मकोड़े लग गए हैं, तो आप धूप स्नान कर दीजिए। इस प्रकार से दूसरा वाला पत्ती स्नान था, फिर दिखा दो जरा। अब अगर आप सवेरे उठने के आदी नहीं हैं, तो नीचे पत्ता बिछा लीजिए केली का, चाहे केला का, आप लेट जाइए, ऊपर पत्ता बिछा लीजिए, इसके ऊपर से एक सफ़ेद चादर भीगी हुई पतली आप लगा दीजिए, खूब पसीना आएगा और खाज खुजली खत्म। मुझे एक बात याद है, ये अभिनंदन दो, ये बात सन 71 की है, जब मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त बैठे हुए हैं मेरे पीछे, इनके अंडर में मैं काम करता था, सेवा करता था। तो मेरे पास एक फलाने गुप्ता जी आए, वो अभी भी जीवित है, इस समय होंगे 84 साल के। उनके सारे बदन में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे। मेरे लिए पहला केस था। मेरे गुरुदेव ने उनको समझा और कहा, उसको डेली धूप स्नान देते थे, पत्ती वाला, यही पत्ती वाला, और टब में बिठाते थे डाल के 3 किलो 4 किलो बर्फ। सुबह शाम, सुबह टब देते थे कट स्नान, शाम को मेहन स्नान, सवेरे धूप स्नान देते थे। स्टीम बाथ क्यों नहीं देते थे? स्टीम बाथ देने से सारा बदन जलने लगता था, उसकी इतनी गर्मी थी। और भोजन में उन्होंने कहा कि सवेरे तुम सब्जियों का रस पियोगे, गर्म पानी में घुमा करके, सूप
कि मेरे गुरुदेव सूप के विरोधी थे। बोले सूप में कुछ नहीं रह जाता, लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, टमाटर, गाजर सब ये आदि कटवा करके डाल देते थे और जूस निकालते थे और गर्म पानी एक भगोने में रखते थे, बर्तन में, उसमें गिलास रख दिया करते थे। कहा करते थे ये लाइव सूप है। हम लोग डेड सूप पीते हैं, मुर्दा सूप पीते हैं। तो साइकोलॉजिकल लाभ तो हो जाता है पर बायोलॉजिकल लाभ नहीं होता। आज से आप लोग जब भी सूप पिएंगे, लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, टमाटर, गाजर, सलजम, चुकंदर जो भी हो, इसका जूस निकाल लीजिए। जो फुजला बचे वो आप आटे में मिला दीजिए। रोटी रंगीन होगी, कब्ज निवारक होगी और जूस को गर्म पानी में रख दीजिए। इसे कहते हैं लाइव सूप। लाइव सूप पीने से विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं खाना पड़ेगा आपको। तो आप हम लोग मुर्दा सूप पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि 99 साल के पहले मुर्दा ना हो। हाउ पॉसिबल। दोपहर में वो मौसम के फल देते थे, अमरूद है, सेब है, केला है, अनार है, जो मीठे फल थे सब देते थे भरपेट। और तीसरे पैर जूस देते थे वो। और रात में उस आदमी को शुरू में रोटी नहीं मिलती थी, तो रोटी खाते तकलीफ बढ़ जाती थी, तो उसको स्प्राउट देते थे। उसमें भीगी हुई मेवा मिला देते थे, बादाम है, काजू है, भीगी हुई, सूखी नहीं, किशमिश है। और मैं देखा कि लगभग महीने भर में रोगी बिल्कुल ठीक हो गया। आज भी ठीक है। सन 71 का केस था, सब दवाइयाँ फेल हो गई थी। ये मेरे आंखों देखा है। इसके बाद तो खैर मैंने हजारों रोगी ठीक, सैकड़ों रोगी ठीक कर दिए, हजारों नहीं बोलूँगा। तो ये जो है, जब हम चिराता कुटकी लेते हैं तो शोधन हो जाता है। और जब हम इस प्रकार संबात लेते हैं, कभी कभी खाज खुजली में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तब टब्बात बहुत, ठंडा टब्बात बहुत काम करता है। कभी कभी नर्वस सिस्टम में गर्मी बढ़ जाती है, तब मेहन बात बहुत काम आता है, लिंग स्नान। तो इस प्रकार से आजकल गेहूं के जवारे का चूर्ण चला है। गेहूं के जवारे का चूर्ण भी दिन में 2-3 बार पानी में घोल के लेने से बहुत फायदा होता है। तो जब आप खाज खुजली को दबाते हैं तो आज नहीं तो कल फिर खाज खुजली दुगने रूप में आ जाती है। फिर उसको दबाते हैं तो 4 गुने रूप में आ जाती है। जब उसको दबाते हैं तो सोराइसिस, त्वचा सोराइसिस, कुष्ठ, कभी कभी सफ़ेद दाग हो जाता है, पूरे बॉडी में एक्जिमा, त्वचा में एक प्रकार से गज त्वचा हो जाती है। अगर आपको खाज खुजली है, भोजन ठीक कर लीजिए, मीठा बंद कर दीजिए, नीम की पत्ती के पानी से नहाइए, नीम की पत्ती का जूस चपड़िए, चाहे नीम की छाल चपड़िए, चाहे नीम का तेल लगाइए, नेति शोधन क्रियाएं करिए, नेति करिए। नेति से अगर कफ विकार की वजह से त्वचा रोग होगा तो ठीक हो जाएगा। कुंजर करिए, अगर पित्त विकार की वजह से त्वचा रोग होगा तो ठीक हो जाएगा। बस्ती करिए, ठंडे पानी की पट्टी रखिए, अगर वायु विकार की वजह से त्वचा रोग है तो ठीक हो जाएगा। अगर संक्रमण की वजह से है तो नीम की पत्ती है, नीम का तेल है, नीम की छाल का चंदन जैसा लिक्विड है, इसको लगाइए। भोजन में
80% फल फूल सलाद खाइए, भीगी हुई मेवा खाइए। अब आप कहेंगे गुरु जी या आनंद जी या डॉक्टर साहब, ये तो हर रोग में ही बताते हैं आप। हमने तो पहले दिन ही बता दिया था कि सभी रोगों का कारण एक, सबका नाम एक, सबका इलाज एक। हमने तो अपने वादे से नहीं मुकरे, क्योंकि जब हम शोधन क्रियाएं करते हैं, कट स्नान, मेहन स्नान, धूप स्नान, मिट्टी स्नान, धूप स्नान, आपका ये स्टीम बाथ, युक्त उपवास, तो स्वाभाविक शोधन हो जाता है। और उसके साथ में हमने आपसे बता दिया भाई, संक्रमण ठीक करने के लिए नीम की पत्ती से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आज हमारे देश में, हाँ एक बात और बता दूं आपको, आज से कई हजार साल पहले की बात है। उस समय भारतवर्ष चरम सीमा पर था। ये बात उस समय की है जब यहाँ पर यवनों का प्रवेश नहीं हुआ था, इस्लाम संप्रदाय का प्रवेश नहीं हुआ था। ये देश सोने की चिड़िया था, गुरुकुलों से भरपूर था, बहुत आनंदमय जीवन था। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था। उस समय यूनान भी बहुत चरम सीमा पर था विकास के। यूनान लोगों ने जब सुना भारतवर्ष की प्रशंसा, तो उन्होंने एक आदमी को चिट्ठी लेके भेजा, चिट्ठी देकर भेजा कि जाओ भारतवर्ष के अमुक वैद्य के पास चले जाओ, ये चिट्ठी दे देना, जो जवाब दे वो चिट्ठी लेके आ जाना। वह आदमी चला, पैदल चलते 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 साल 2 साल में पहुंचा होगा। अमुक प्रसिद्ध वैद्य के पास गया, वैद्य जी ने चिट्ठी लिखी, खोली, उसमें लिखा था कि अमुक व्यक्ति, ये व्यक्ति आपके पास चिट्ठी लेके आ रहा है, ईमानदार आदमी है, इससे मैंने कह रखा है कि चिट्ठी उनको दे के आओ। ये चिट्ठी खोलेगा नहीं, इसको मैंने आदेश दिया है कि रात को नीम के पेड़ के नीचे ही सोना। आप तक पहुँचते पहुँचते ये चर्म रोगी हो जाएगा, इसकी त्वचा सूज जाएगी और इसको जो है कुष्ठ हो जाएगा। आप चिट्ठी लेके भेजिए, कौन सी जड़ी बूटी बताएंगे कि मेरे पास आते आते ठीक हो जाए। वैद्य जी ने चिट्ठी लिखा और उसको आदेश दिया कि तुम नीम के पेड़ के नीचे ही सोना रात को, और नीम के लकड़ी से बना भोजन करना। उसने लिखा था कि इमली के लकड़ी से बना भोजन करना, इसने जवाब में लिखा कि नीम के पेड़ की डंठल से लकड़ी। वह आदमी वहाँ पहुँचते पहुँचते ठीक हो गया। आजकल चाट में हम लोग खूब डालते हैं इमली की चटनी, आम की चटनी है, बड़ा मज़ा आता है। फिर गठिया हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। हम मना नहीं करते, कभी कभी जब बीमार होने की इच्छा हो, स्वस्थ रहते रहते ऊब गए हो, तो इमली की चटनी खाओ, अमिया की चटनी खाओ, सबसे बढ़िया है बाजार की सॉस खाओ। केचप क्या होता है भगवान जाने।
ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? आहार विहार विचार की गड़बड़ी से शोधन की जगह पर केमिकल दवाओं से रोग दबाने की वजह से पड़ रही है। तो आइए हम लोग ये नीम का, इमली का मत आया, हम इमली पेड़ के और उपयोग हैं, मत सोचो इमली पेड़ खराब है। इमली के पेड़ से नपुंसक आदमी उसका एक कल्प होता है, ठीक हो जाता है। इमली के बहुत प्रयोग हैं। मेरे पास एक पुस्तक है, इसमें 100 पेड़ों के बारे में दी हुई है भारतवर्ष के, वो कितने उपयोगी हैं। अगर वो पेड़ लगा दिए जाए इस देश में, पानी भी समय पे बरसेगा, बीमारियां भी कम हो जाएंगी, और उन्हीं के हम बढ़िया कॉमर्शियल करके उनका चूरन, उनकी टेबलेट विदेशों में भेजेंगे तो पैसा भी आएगा। वो हमें कोरोना भेजते हैं, हम उनको सुरोना भेजें। कुरोना माने बुरी खराब रोना, और सुरोना माने सुंदर रोना, क्योंकि उनके लिए संसार बाजार है, हमारे लिए संसार वसुधैव कुटुंबकम है। इसलिए ध्यान रखें कि हम लोग नीम के पत्ती का प्रयोग, नीम की छाल का प्रयोग, नीम के तेल का प्रयोग, नीम की डंठल का सूप बनता है, नीम का तेल का प्रयोग, चिराता कुटिकी का प्रयोग, शुगर रहित भोजन का प्रयोग करेंगे। छोटी मोटी खाज खुजली तो 1-2 बार स्टीम बाथ लेने से ठीक हो जाता है, सन बाथ से ठीक हो जाता है, मड बाथ से ठीक हो जाता है, भोजन सुधार से ठीक हो जाता है, सामान्यतः नीम के पानी के नहाने से ठीक हो जाता है। लेकिन स्टीम भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, इसमें 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन कभी कभी आग का पका भोजन छोड़ना पड़ता है। मेरे पास तमाम ऐसे केस आए हैं सोराइसिस के, और उन्होंने मेरी बात मानी, 3 महीना शोधन किया, आज आनंद का जीवन जी रहे हैं। अगर खाज खुजली ही हम जड़ से समाप्त कर देंगे तो फिर बड़ी बीमारी आएगी नहीं। और अंत में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिस समय आप चौंक जाएंगे, चौक नहीं जाएंगे, चौंक जाएंगे। हमारे कानपुर में एक चौक है, चौक, वहाँ पर स्टेशनरी का सामान मिलता है। अब बड़ी गंदगी है, वहाँ जाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। वैसे तो हमारे सारे शहर गंदगियों के साम्राज्य हैं। आदमी बस पैसा कमाएगा, बैंक में रखाएगा, सोना खरीद लेगा, 2-4-6 फ्लैट खरीद लेगा, लेकिन दुकान के आसपास सफाई नहीं करेगा। वहीं 12 घंटे कपालभाति करता रहेगा, वहीं अनुलोम विलोम करता रहेगा खाली टाइम पे। अरे गंदगी को सरकार कहाँ किसकी गंदगी हटावे? पहले अपने स्टाफ की, अपने साथियों की गंदगी हटा ले। वहाँ कम गंदे लोग रहते हैं क्या? वो हमारी गंदगी कहाँ दूर करेंगे? हम अपनी गंदगी खुद दूर करें, कुछ पैसा परमार्थ में लगाएं। सब काम सरकार 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 कहाँ तक करेगी? हम अपना एक घर तो संभाल नहीं पाते, सरकार के बाद लाखों करोड़ों घर हैं, कहाँ संभाल पाएगा? संभाल लेगा? इसलिए मैं जो प्रयोग बता जा रहा हूँ, हमारे यहाँ गाय को माँ कहा गया है, पृथ्वी को माँ कहा गया है, मम्मी नहीं कहा गया, मोम नहीं कहा गया, मम्मी नहीं कहा गया, अम्मा नहीं कहा गया, माँ कहा गया है। गाय को भी माँ कहा गया है। अब बात का मतंगड़ करने के लिए गाय में लाखों देवता रहते हैं, एक धार्मिक भय पैदा किया गया, काटी जा रही गाय, कभी ओपन कभी अंडरग्राउंड, सबका देवता कट गए। गाय
के पर मेरे एक पुस्तक आई है मेरे पास, गाय का मांस छोड़ करके गाय का हर अंग मेडिकली उपयोगी है। एक बुखार होता है इन्फेक्शन का बुखार, वह शोधन और भोजन सुधार के साथ गोदंती भस्म के को अनुपान के साथ लेने से गोदंती भस्म से बुखार वो ठीक हो जाता है। मैंने इन्फेक्शन का बुखार भोजन सुधार, शोधन क्रियाओं और गोदंती भस्म में ठीक करने का अनुभव प्राप्त किया है। ये गोदंती भस्म है क्या? ये गाय के पित्ताशय को निकाल करके इसकी भस्म बनाई जाती है। आज मैं एक बहुत रहस्यमयी बात बता रहा हूँ। हमारे शहर में श्रद्धेय मेरे मित्र मनोज सेंगर जी हैं। मनोज सेंगर जी हमारे नगर के रत्न हैं, नगर रत्न हैं। ज़्यादा नहीं बताऊंगा उनके बारे में। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया है, लोगों का वो मृत्यु होने के बाद उनके शव को मेडिकल कॉलेज में उपहार दिलवाते थे, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने को मिलता था। ऐसे पढ़ने को बच्चों को मिलता नहीं था। जब खूब लाशें उनको उपहार मिलने लगी, उसके बाद आजकल अंगदान का प्रोग्राम चला रहे हैं। आँख दान, कान दान, लीवर दान, त्वचा दान आदि। तो आदमी को अब, मैंने भी उनको अंगदान दे रखा है, सॉरी देहदान, हमारी वाइफ ने भी देहदान दे रखा है। अगर जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा तो हमारे शरीर को हमें शमशान घाट नहीं जाना पड़ेगा, सीधे श्री मनोज सेंगर जी आएंगे, उनकी समिति आएगी, हमको ले जाएगी, हमारी त्वचा निकालेगी, हमारा लीवर निकालेगा, हमारा हार्ट निकालेगा। खैर मेरा हार्ट जिस हार्ट को लगेगा वो तो बहुत बढ़िया आदमी होगा, मैं, क्योंकि मेरा दिल बहुत अच्छा है। तो उन्होंने इस प्रकार का आंदोलन चलाया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके पिताजी और हम श्रद्धेय स्वामी देवमूर्ति से एक साथ शिक्षा ली है। ऐसे ही गाय हमारी माता है। गाय की मृत्यु के बाद उसके एक एक अंगों का मेडिकल उपयोग करना चाहिए। हम जैसे मोह में अपनी माँ को जला जाते हैं, ऐसे गाय को भी जलाते हैं या गाड़ते हैं, मुझे नहीं पता। उसके भाव प्रकाश निघंटु में साफ साफ लिखा है कि गाय का मांस खाने से मनुष्य का मन और मस्तिष्क विकृति हो जाता है, यानी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। गाय का मांस छोड़ करके गाय का हर अंग मेडिकली उपयोग होता है। अभी हम केवल पंचगव्य तक गए हैं। दूध, दही, घी, मट्ठा और गोबर, उसका शौच, इन 5 से पंचगव्य बनाते हैं और इससे कल्प कराते हैं। कहते हैं बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। ये मैंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है गाय के पेशाब से बड़ी से बड़ी खाज खुजली ठीक हो जाती है। देसी गाय का मूत्र आज अर्क के रूप में कुछ मिलता है, पर मुझे अर्क से नतीजे अच्छे नहीं आए। जिस समय गाय का दूध दूहते हैं तो वो स्वभावतः पूंछ उठा करके पेशाब करती है, लोग बर्तन में ले लेते हैं। गाय के, अगर आपको खाज खुजली हो तो गाय का पेशाब एक कांच के बर्तन में ले लीजिए, रख लीजिए, और दाढ़ी बनाने वाला बुरुश एक नया खरीद लीजिए। उसमें बर्तन में दाढ़ी बनाने वाले बुरुश से ऐसे मूत्र लगाइए और बाकायदे जहाँ खाज खुजली हो या सारे बदन पे लगा लीजिए। आधा घंटे बाद नहा लीजिए। मैंने इससे कई त्वचा एलर्जी ठीक की है।
लीवर तो बहुत छोटी बात है, हृदय तो बहुत छोटी बात है, किसी प्रकार का त्वचा। अब गाय का पेशाब न मिले तो क्या करें? तो भैया हम तो सीधे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी को फ़ोन करते हैं, वो ब्रह्मांड से सलाह देते हैं कि भाई मैं नीचे नहीं उतरने को तैयार हूँ, जब मैं नीचे था जीने नहीं दिया, अब जब मैं ऊपर आ गया हूँ तो मेरी याद करते हैं। तो भैया अपना सवेरे का पेशाब कांच के बर्तन में रख लो और ब्रुश से सारे बदन पे चुपर डालो, जहाँ तकलीफ हो वहाँ चुपर डालो। अरे गौमूत्र पाने के लिए तो आपको गाय के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए कहाँ जाना है आपको? इसका नाम है शिवाम्बू। पूरी किताब है मेरे पास, मैंने इस पर किताब लिखी भी है। कबीरदास जी ने खुद लिखा है, अमरी 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 कंद, उल्टी आवे उल्टी जावे, उलट पुलट के काले खावे, काची अमरी नासे रोग, पाकी अमरी साधे योग। योग में इसको अमरौली क्रिया कहते हैं। हमने बहुत प्रयोग किया अमरौली पर, शिवाम्बू पर। फिलहाल विषय को नहीं बढ़ाएंगे। आप शिवाम्बू से यानी सवेरे के पहले पेशाब से कौन सी बीमारी है जो नहीं ठीक कर सकते? आज से 51 साल पहले जब मैं नेचुरोपैथी में कूदा स्वयं लाभान्वित होकर के, तो मेरे घर वाले, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी सब बोले ये बेटा पागल हो गया है। कहता बिना दवाई कहीं ठीक रोग ठीक होता है? कहीं मिट्टी पानी हवा धूप से रोग ठीक होता है? आज गवर्नमेंट नेचुरोपैथी डे मनाने जा रही है, आयुष डिपार्टमेंट हो गया है, नेचुरोपैथी के MBBS तरह कोर्स चलने लगे। सब सन 73 में मैं इस क्षेत्र में आया तो बोले योग से क्या होता है? आज योग के हजारों विद्यार्थी काम कर रहे हैं, हजारों योग शिक्षक काम कर रहे हैं, सैकड़ों यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं, विदेशों में इसकी धूम मची है। 8वां योगा डे होगा अब। ऐसे ही आयुर्वेद के लोग खिल्ली उड़ाते थे। अब आयुर्वेद वालों का, जैसे हमारे योग लाइन में योग शिक्षक घूम रहे हैं क्वैक, झोला छाप, हमें योग शिक्षकों को झोला छाप का कलंक मिटाना है स्वयं। इसीलिए मैंने ऑनलाइन अपने 40 लेक्चर्स योग पर दिए हैं। योग शिक्षक बनिए। आप योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद के चैनल या सीधे डालिए यूट्यूब में और चाहे फेसबुक में, सारे मेरे 40 लेक्चर मिल जाएंगे आपको। रेकी पर पूरे 20 लेक्चर मिल जाएंगे जो मेरी धर्मपत्नी सिखाती है। मैग्नेट थेरेपी में लेक्चर मिल जाएंगे। अब नेचुरोपैथी पर लेक्चर मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि साल भर में मैं अपना अधिकतम ज्ञान इन चैनलों के माध्यम से भेज दूंगा, जिससे हमारे योग शिक्षकों की कोई हंसी न उड़ावे, हमारे नेचुरोपैथ वालों को हंसी न उड़ावे। हमें भी एक योग नेचुरोपैथ बनना है, हमें भी एक योग प्राकृतिक बनना है, क्या नाम, योग शिक्षक बनना है। हमें क्वैक का कलंक नहीं लगाना, हमको अधकचरे ज्ञान का कलंक नहीं लगाना। हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप गौमूत्र आने वाले समय में कैंसर महामारी की तरह आएगा। कोरोना से तो आप बच भी जाओगे। अरे गर्म पानी पियो, गर्म पानी के भाप लो, प्राकृतिक भोजन करो।
हम तो डेली लगभग डेली स्टीम बाथ लेते हैं और फिर टब बाथ लेते हैं डाल के बर्फ 3 किलो, बार बॉडी बिल्कुल फूल की तरह रहता है। 2 बज रहा है, सवेरे 2 बजे उठते हैं, 12 घंटे में अभी मैंने, चूँकि मुझे अभी बिठूर जाना है अपने परिवार के साथ, इसलिए जो 6 बजे लेक्चर होना था, हमारे सहयोगी अरविंद जी जो वीडियोग्राफी करते हैं, इन्होंने कहा कि आज आप लेक्चर 1 बजे दे दीजिए, लोग 6 बजे अपने आप सुनेंगे। इनको धन्यवाद दीजिए, नहीं तो बड़ी गड़बड़ थी, कैसे आज लेक्चर होगा, क्योंकि परिवार को भी संभालना है। परिवार की बात नहीं मानेंगे तो परिवार गया, स्वास्थ्य की बात प्रकृति नहीं मानेंगे तो स्वास्थ्य गया, धर्म की बात नहीं मानेंगे तो धन तो आ जाएगा, पर बेचैनी की बीमारी हो जाएगी, भय की बीमारी हो जाएगी, भोग विलासता की बीमारी हो जाएगी। तो दुनिया में 3 बातें सत्य हैं। तन को स्वस्थ कैसे करें? प्राकृतिक साधनों से, प्राकृतिक चिकित्सा से, योग साधना से, मैग्नेट थेरेपी से आदि से। और मन को स्वस्थ कैसे करें? साक्षी ध्यान से, विपස්සना ध्यान से, प्रेक्षा ध्यान से, क्षमा ध्यान से, स्वीकार ध्यान से, पुरुषार्थ ध्यान से। और धन को शुद्ध कैसे करें? लिफ्टिंग प्रोग्रेस छोड़ दीजिए, सीढ़ी प्रोग्रेस का प्रयास करिए। धीरे 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 आप पहुंच जाएंगे मेरी तरह। एक दिन में रोम नहीं बना, एक दिन में रोम बिगड़ गया है। इसलिए हम लोग, आने वाला समय कैंसर का है। कैंसर से बचने का एक ही उपाय, प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, मैग्नेट थेरेपी, हर्बल थेरेपी, अतुरुप का इक्का, शिवाम्बू थेरेपी। वो जरा लाओ, लेडीज वाला चित्र कहाँ है? एक महिलाओं वाला, ये अभी हमारे बहुत परिचित, अनन्य परिचित महिला को डॉक्टरों ने कहा कि गर्भाशय निकाल दीजिए, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। मुझे बताया, मैंने कहा तुम डॉक्टर के बाद 3 महीना ना मानो, हमारी मान लो। उनको मैंने शोधन क्रियाएं कराई और सेल्फ यूरिन से, शिवाम्बू से ये मैंने डूज करवाया। ये सेल्फ एनीमा से कैसे हम अपने वेजिनल में, योनि मार्ग में वॉशिंग करें, डाइट बस्ती से कैसे वॉशिंग करें, एनीमा से कैसे हम वेजिनल को साफ करें, विधि बताऊंगा। अगर ये विधि का घर घर प्रचार हो जाए तो 100 में 90 आदमियों का गारंटी से, 100 में 90 महिलाओं का गारंटी से यूट्रस कैंसर नहीं होगा। ये बात मेरी चाहे आज माने, जब विदेशी लोग कहेंगे कि भैया गाय के पेशाब से न केवल खाज खुजली ठीक होती है, न केवल एक्जिमा ठीक होता है, न केवल कुछ ठीक होता है, बल्कि महिलाओं का वेजिनल कैंसर भी ठीक हो जाता है। हम लोग शोध कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर मान्यता नहीं है। यहाँ तो एन के एन प्रकार MLA हो जाओ, MP हो जाओ, पार्षद हो जाओ, और आगे डॉट 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 दिन भर पूजते रहोगे। आओ, इस देश की एबिलिटी को प्रणाम करें, इस देश के ऋषियों को प्रणाम करें, इस देश के सनातन ऋषियों को प्रणाम करें। तो संक्षेप में आपको खाज खुजली का कारण हटाना है, भोजन सुधार करना है, सफ़ेद चीनी से बचना है, खोए की मिठाई से बचना है, पेट ठीक रखना है, कुपित जुखाम नहीं होने देना है, कुपित पित्त नहीं होने देना है, हो जाए तो नेति क्रिया, कुंजर क्रिया, बस्ती क्रिया से ठीक करो। और शिवाम्बू का प्रयोग करो, चाहे गौमूत्र का प्रयोग करो, और चाहे नीम की पत्ती, नीम के प्रयोग करो। इन प्रयोगों से
हम प्रारंभिक खाज खुजली, हम माध्यमिक खाज खुजली, हम एडवांस खाज खुजली आदि, और हम कैंसर तक की व्यवस्था पे कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में आप पक्वाहार कर लीजिए तो कैंसर भी ठीक हो सकता है। हमारे कानपुर में एक से श्री आदरणीय पुरुषोत्तम तोषनीवाल जी, वो 86 ईयर्स के हैं इस समय। आज से 30 साल पहले हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री नंद हजरिया जी ने सलाह दिया कि आप आनंद जी से मिलो। उनका लेटर लिखा रखा है। उनको मैंने लगभग 1 महीना अनफायर्ड फूड पे रखा, शोधन क्रियाएं कराई और स्वाम्बु थेरेपी से कल्प कराया। आज बिल्कुल 30 दिन में ठीक हो गए थे। सारे डॉक्टर गाल निकाल करके और बदलने जा रहे थे। आज गौशाला, जो बहुत बड़ी गौशाला है, देश की क्या विश्व की सबसे बड़ी, उसके महामंत्री हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। इस बेबरान के माध्यम से उनको मैं, क्योंकि मुझे गुरुजी कहते हैं तो आशीर्वाद देता हूँ। मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, इसलिए प्रणाम करता हूँ। आप सबको प्रणाम। आशा है कि आप ज्वर, जुखाम, खांसी, नवीन कब्ज की तरह खाज खुजली को भी आप ठीक करेंगे। कल विजयादशमी है, रविवार भी है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कल ऐसे 1 घंटा समय दे दें दोपहर में। अब वो देंगे तो अगर शाम को हम आपको बेबरान न दे पाएँ तो हम परसों आपको देंगे। अगर वो तैयार हो गए तो दे देंगे, पर उनको फोर्स नहीं करेंगे। वो भी नौजवान आदमी हैं, उनके भी तमाम अपॉइंटमेंट होते हैं, कभी ही कभी सी, सबके होते हैं इस उम्र में। आपके भी होंगे सुनने वालों के। इसलिए आज शाम वाला प्रोग्राम मैंने अभी कर दिया है, और अब आप लोग जो है सुनिएगा ठाठ से। और कल अगर मैं आपकी सेवा न कर सकूं तो परसों अवश्य करूंगा। आप सबको धन्यवाद।